हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में आपको प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु के बारे में बताए थे। समीकरण वहाँ से हम लोग बनाए थे, उस समीकरण पर कुछ क्वेश्चन वगैरह सब भी दिए थे। अर्धायु से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, आंसर भी लिखा दिए थे। हमें उम्मीद है आप लोग आंसर तक पहुंच गए होंगे, तो उसी को आज हम फिर और आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया के दर नियतांक का निर्धारण। प्रथम कोटि का अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रथम कोटि का यदि कोई गैसीय अभिक्रिया होगा तो उसके दर नियतांक को कैसे निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया के दर नियतांक का कैसे निर्धारण होता है वो देखिए। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण पिछले क्लास में बताए थे। 2.303 बट्टा के इंटू लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स, ऐसा समीकरण हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जहाँ टी समय के दर नियतांक है, स्मॉल ए अभिकारक का आरंभिक सांद्रता है, ए माइनस एक्स अभिकारक का शेष सांद्रता है। पिछले क्लास में पढ़े। तो हमको आज प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक को निर्धारित करना है, मतलब इस के का मान हम लोग निकालना चाहते हैं। तो जिस चीज़ का मान निकालना रहता है उसको लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखता है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में रखता है। तो आप के को इधर ले जाइए और टी को इधर भेज दीजिए, तो समीकरण ऐसा हो जाएगा। के बराबर 2.303 बट्टा टी आई इंटू लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक को इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है। लेकिन देखिए हेडिंग दिए हैं प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया, मतलब प्रथम कोटि का अभिक्रिया तो होना ही चाहिए, उसमें कोई एक अवयव गैस अवस्था में होना चाहिए, चाहे वो अवयव अभिकारक हो या उत्पाद हो, कम से कम एक अवयव गैस अवस्था में होना चाहिए, तो प्रथम कोटि का गैसीय अभिक्रिया कहलाएगी। और गैस के लिए आप लोग जानते होंगे कि दाब को लिया जाता है 2.303 बट्टा टी लॉग P0 बट्टा PT। देखिए इसको समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी फार्मूला से आज हम लोग क्वेश्चन वगैरह सब बनाएंगे। प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया के दर नियतांक का निर्धारण इसी फार्मूला से किया जाता है। तो देखिए इसमें के है, इसमें भी के लिखे, 2.303 बट्टा टी है, इसमें भी वही लिखा हुआ है। परिवर्तन यहाँ किए, इसमें ए था अभिकारक का आरंभिक सांद्रता, उसके जगह पर P0 लिखे हैं, मतलब 0 समय पर दाब। अभिक्रिया का अभिकारक का 0 समय पर जो दाब होगा वो यहाँ रखना होगा। और PT का मतलब T समय पर अभिकारक का दाब। तो A माइनस एक्स जो अभिकारक का शेष सांद्रता था
उसके जगह पर अभिकारक का शेष दाब लिखे, टी समय पर दाब लिखे। जहाँ अभिकारक का आरंभिक सांद्रता है वहाँ पर हम लोग अभिकारक का आरंभिक दाब लिखे। फर्क इतना है कि इसमें सांद्रता लिए और इसमें दाब लिए। गैस के लिए दाब और सांद्रता में समानुपाती का संबंध होता है। आप पहले से जानते हैं अगर दो चीज़ में समानुपाती का संबंध हो तो एक के स्थान पर दूसरा रखा जा सकता है। तो चूँकि गैसीय अभिक्रिया है तो गैस के लिए सांद्रता के जगह पर हम लोग दाब लिए। जहाँ अभिकारक का आरंभिक सांद्रता था वहाँ पर अभिकारक का आरंभिक दाब लिए। जहाँ अभिकारक का शेष सांद्रता था वहाँ पर अभिकारक का शेष दाब लिए। तो आपको इसी फॉर्मूला से प्रथम कोटि के अभिक्रिया अगर गैस अवस्था में है तो दर नियतांक निकालना होगा। जैसे इसे समझिए, देखिए तो इस प्रकार का एक यंत्र लिया जाता है। इसमें ये जो देख रहे हैं ये मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जिस अभिक्रिया का आपको दर नियतांक निकालना हो उस अभिक्रिया को इस बर्तन में करवाया जाता है। जैसे एक अभिक्रिया लिए हैं, ये प्रथम कोटि का गैसीय अभिक्रिया है। गैसीय अभिक्रिया कहने का मतलब इसमें अवयव गैस अवस्था में होना चाहिए। तो सोचिए जब ये अभिक्रिया होगा तो उत्पाद बनेगा, उत्पाद सब गैस अवस्था में है। या अभिक्रिया नहीं भी हो रहा है तब भी अभिकारक गैस अवस्था में है। और गैस को तो जिधर खाली स्थान मिलता है उधर चला जाता है। तो ये गैस इधर आएगा लेकिन उस गैस को ये मरकरी बाहर नहीं जाने देगा। तो वो गैस इस पर नीचे की ओर दाब लगाएगा तो मरकरी का ऊंचाई ऊपर की ओर उठेगा। और मरकरी का ऊंचाई ऊपर की ओर उठेगा तो इससे अलग अलग समय पर दाब इसका पता होगा कि किस समय पर दाब कितना है। अभिक्रिया का किस समय पर कितना दाब है वो पता होगा। मतलब ये है कि जिस प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया का दर नियतांक निकालना रहता है उसको इस तरह के एक बर्तन में करवाया जाता है। अलग अलग समय पर अभिक्रिया का दाब कितना है वो इससे पता चल जाता है। इधर मार्किंग किया हुआ रहता है 1 ATM 2 ATM 3 ATM 4 ATM इस टाइप से मार्किंग किया हुआ रहता है। या दाब का जो भी मात्रक होगा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, उसमें मार्किंग किया हुआ रहता है। तो उससे पता हो जाएगा कि ये जो अभिक्रिया है इसका किस समय पर दाब कितना। तो वही पता करने के लिए इस बर्तन का सहारा लिया जाता है, इस प्रकार के यंत्र का सहारा लिया जाता है। अब वो दाब अगर अलग अलग समय पर पता हो जाए तो इस फार्मूला से प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक को निकाला जाता है। तो आगे हम आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। एक अभिक्रिया लेके और उस पर हम लोग सोचेंगे कि उसका दर नियतांक कैसे निकाला जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है, मिटा के फिर ऊपर से आपको दिखाते हैं।
प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया के दर नियतांक का निर्धारण 3 केस में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तीनों केस बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखे हैं केस फर्स्ट, मतलब पहला केस, समय लिए यहाँ नीचे दाब लिए, मतलब ये जो समय वाला ये है समय 0 समय पर, t समय पर, किस समय पर अभिक्रिया का दाब कितना है वो हम अपना तरफ से मान के आपको समझा रहे हैं। जब इस पर सवाल आएगा तो अलग अलग समय पर दाब सवाल आपको देगा। हम लोग लास्ट में क्वेश्चन भी बनाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझिए कि अलग अलग समय पर अभिक्रिया का दाब हम अलग अलग ले रहे हैं। 0 समय पर अभिक्रिया का दाब लिए हैं P, मान लिए हैं 0 समय पर अभिक्रिया का दाब P है, और t समय पर अभिक्रिया का दाब मान लिए हैं P1 है। तो ये दोनों मान के एक अभिक्रिया लेके उस पर सोचना होगा। एक अभिक्रिया पर ले लीजिए, प्रथम कोटि का गैसीय अभिक्रिया लीजिए, वो हम लोग मान चुके हैं। ये प्रथम कोटि का कोई गैसीय अभिक्रिया, ये बदल रहा है B और C में, तीनों अवयव इसमें गैस अवस्था में। तो इस अभिक्रिया को करवाइए t बराबर 0 समय पर। 0 समय कहने का मतलब अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ, आप लोग पहले से जानते हैं। तो अभिक्रिया जब शुरू नहीं होगा तो उत्पाद नहीं बना होगा, और जब उत्पादे नहीं बनेगा तो उत्पाद के कारण कोई दाब नहीं होगा उत्पन्न, तो सिर्फ 0 समय पर अभिकारक के कारण दाब होगा। तो मान लेते हैं 0 समय पर अभिकारक का दाब है P, और वो मानना क्या पहले ही मान चुके हैं। 0 समय पर अभिक्रिया का कुल दाब P है, तो 0 समय पर तो बर्तन में सिर्फ अभिकारक ही होगा, उत्पाद होगा नहीं। तो अभिकारक के कारण जो दाब होगा वही लेना होगा P, जो हम लोग पहले मान चुके हैं। उत्पाद के कारण दाब 0, इस उत्पाद के कारण भी दाब होगा 0। अब t समय तक इस अभिक्रिया को होने दीजिए। तो अभिक्रिया जब होगा तो अभिकारक का दाब धीरे धीरे घटेगा, उत्पाद का दाब धीरे धीरे बढ़ेगा। मान लेते हैं इस अभिकारक का दाब x से घट जाएगा, तो पहले P था और x से घट गया, तो t समय पर दाब कितना हो जाएगा P माइनस x। तो t समय पर इसका दाब हो जाएगा P माइनस x, इसका दाब हो जाएगा x, इसका दाब पहले 0 था, x से बढ़ा है तो x हो जाएगा। देखिए 0 समय पर सबका दाब पता कर लिए, t समय पर सबका दाब हम लोग पता कर लिए। अब आइए सोचिए, हम लोगों के अनुसार t समय पर कुल दाब कितना, हमको तो दर नियतांक निकालना है। दर नियतांक निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं k बराबर 2.303/t log P0/pt, मतलब 0 समय पर अभिकारक का दाब बटा t समय पर अभिकारक का दाब। फार्मूला तो यही लगेगा, k बराबर 2.303/t log, अभी जो फार्मूला लिखे थे उस पर सोचिए, लिखे थे इसके बाद P0/pt, तो P0 का मतलब 0 समय पर अभिकारक का दाब, तो 0 समय पर अभिकारक का दाब देखिए P है, तो यहाँ P लिखेंगे P0 के जगह। बटा में था PT, मतलब t समय पर अभिकारक का दाब, तो t समय पर अभिकारक का दाब देखिए P माइनस x है, तो PT के जगह हो जाएगा P माइनस x, मतलब इसी फार्मूला से दर नियतांक निकलेगा। अब सवाल उठता है कि इसमें P और x का मान कैसे पता होगा। तो P के मान का जहाँ तक सवाल है वो तो सवाल आपको देगा, जो मान लिए हैं वो सवाल आपको देगा। तो 0 समय पर अभिक्रिया का कुल दाब जो देगा वही अभिकारक का आरंभिक दाब होगा, P का जो मान देगा रख देना। अब सवाल उठता है x कैसे निकलेगा। तो x के लिए आइए यहाँ सोचिए, t समय पर अभिक्रिया का कुल दाब हम लोगों के अनुसार कितना, तो सबको जोड़ना पड़ेगा P माइनस x प्लस x प्लस x, जो अवयव है सबका दाब जोड़ दीजिएगा, तो t समय पर अभिक्रिया का कुल दाब पता हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए P माइनस x प्लस x प्लस x, देखिए इस सबको जोड़ दिए। लेकिन t समय पर अभिक्रिया का कुल दाब देखिए P1 हम माने हैं, जो माने हैं वो सवाल आपको देगा, उसका मान कुछ ना कुछ देगा, 15 ATM 20 ATM कुछ देगा।
तो अभी माना हुआ है वही P1 के बराबर हो जाएगा। हम लोगों के अनुसार कुल दाब इतना, सवाल दिया है P1, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। एक ठो x प्लस में है, एक ठो माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P प्लस x बराबर P1। अब देखिए P और P1 दोनों का मान सवाल आपको देगा, तो जो देगा रख दीजिएगा, यहाँ से x का मान पता हो जाएगा। हाँ, x का मान अगर पता हो गया तब तो सवाल बन गया, यही वाला फार्मूला लगा देंगे। P का मान जो सवाल देगा रख दीजिएगा, x का मान हम लोगों को जो यहाँ आया है वो रख दीजिएगा, गुना भाग कर लीजिएगा, जो आएगा k का मान हो जाएगा। यही काम हम लोगों को करना था। तो देखिए इस टाइप का अगर होगा, मतलब सवाल में 0 समय पर अभिक्रिया का कुल दाब देगा, t समय पर अभिक्रिया का कुल दाब देगा, तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का निर्धारण हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। तो दूसरा केस दिखाते हैं। ठीक, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इसी में हम परिवर्तन करेंगे। दूसरा केस में आपको दोबारा लिखना होगा, हम इसी में परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए लिखे हैं केस 2। फिर अलग अलग समय पर अभिक्रिया का कुल दाब अलग अलग ले लेते हैं। तो मान लेते हैं इस बार t समय पर अभिक्रिया का कुल दाब है P1, अनंत समय पर, इन्फिनिटी समय पर अभिक्रिया का कुल दाब मान लेते हैं P2। ध्यान से देखिए, बड़ी काम का चीज़ है। अभी जो पढ़िएगा तुरंत न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रकट हो जाएगा। अलग अलग समय पर अभिक्रिया का कुल दाब हम मान लिए हैं t समय पर अभिक्रिया का कुल दाब है P1, इन्फिनिटी समय पर कुल दाब मान लिए हैं P2। जो मान्य है वो तो सवाल देगा, उससे नहीं घबराना, जो देगा मान रख देना। अब एक फिर प्रथम कोटि का अभिक्रिया देखिए लिए, यही अभिक्रिया है, प्रथम कोटि का गैसीय अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को फिर उसी तरीके से करवाइए। तो t बराबर 0 समय पर, मतलब आरंभ में, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ, तो इस अभिकारक का दाब कुछ न कुछ होगा। 0 समय पर बर्तन में अभिकारक तो होगा ही, उसके कारण कुछ न कुछ दाब होगा। तो इस बार 0 समय पर अभिक्रिया का दाब दिया है नहीं, तो मानना पड़ेगा। तो 0 समय पर अभिक्रिया का दाब मान लीजिए यही P है। 0 समय पर इस उत्पाद का दाब तो 0 ही होगा, क्योंकि उत्पाद बना ही नहीं है, उसके कारण कोई दाब नहीं होगा। अब t समय तक ये अभिक्रिया होने दीजिए, मतलब कुछ समय तक होने दीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जब तक सवाल आपको फरमाइश करे उतना देर तक अभिक्रिया होने दीजिए। तो अभिक्रिया जब वो होगा तो अभिकारक का दाब घटते जाएगा, उत्पाद का दाब बढ़ते जाएगा। फिर मान लीजिए अभिकारक का दाब x से घट जाएगा, तो उत्पाद का दाब x से बढ़ जाएगा। तो t समय पर इस अभिकारक के कारण दाब कितना शेष रह जाएगा, P माइनस एक्स। पहले P था, x से घट गया तो P माइनस एक्स। t समय पर इस उत्पाद का दाब x, t समय पर इस उत्पाद का दाब भी x हो जाएगा। लेकिन इस बार देखिए अनंत समय तक लेके जाना, इन्फिनिटी समय तक हम लोग लेके जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं t बराबर इन्फिनिटी, अनंत समय तक इस अभिक्रिया को होने दीजिए। याद कीजिए, अनंत समय तक यदि अभिक्रिया होता है तो वो 100% अभिक्रिया पूर्ण होता है। 100% अभिक्रिया होने का मतलब हुआ कि बर्तन में अभिकारक नाम का कोई चीज़ नहीं बचेगा, पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल जाएगा। तो सोचिए, अनंत समय पर बर्तन में अभिकारक तो बचेगा ही नहीं, तो अभिकारक रहेगा ही नहीं, तो उसके कारण दाब कहाँ से होगा, 0 दाब होगा। तो देखिए इस अभिकारक का दाब कितना से घट गया, पहले P था, अनंत समय पर दाब इसका 0 हो रहा है, P से घट गया, P में से P घटेगा तब ना 0 होगा। तो इसका दाब अगर P से घट रहा है तो उत्पाद का दाब P से बढ़ेगा। तो अनंत समय पर इस अभिकारक का दाब होगा 0, इस उत्पाद का दाब अनंत समय पर P, इस उत्पाद का दाब भी हो जाएगा P। हो गया काम, यहीं पर कंसेप्ट था। अब इसके बाद तो फार्मूला लगाना।
अब आइए, हमको तो प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया का आदरणीयतांक निकालना है। आदरणीयतांक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, K बराबर 2.303 बटा T log P0 बटा PT। P0 कहने का मतलब जीरो समय पर अभिकारक का दाब, तो जीरो समय पर अभिकारक का दाब तो P है, और T समय पर अभिकारक का दाब P माइनस एक्स है, तो नीचे P माइनस एक्स हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला है, मतलब प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया का आदरणीयतांक का फॉर्मूला तो यही होगा। अब सवाल उठता है P और X का मान कैसे पता होगा। इस बार तो सवाल न तो P दिया है और न X दिया है, तो P और X आपको पता करना होगा। तो अभिक्रिया पर सोचिए, T समय पर हम लोगों के अनुसार कुल दाब कितना, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो फिर जोड़िएगा P माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो P प्लस एक्स हो जाएगा। हम लोगों के अनुसार T समय पर अभिक्रिया का कुल दाब P प्लस एक्स, लेकिन T समय पर अभिक्रिया का कुल दाब सवाल आपको दिया है P1, तो P1 के बराबर कीजिए। देखिए तो सिर्फ P1 का ही मान सवाल दिया है, न तो X का मान आपको पता है न P का मान पता है, तो दो अननोन है, एक समीकरण से नहीं निकलेगा, एक और समीकरण बनाना होगा। अनंत समय पर आके सोचिए, अनंत समय पर हम लोगों के अनुसार कुल दाब कितना होगा, तो सबको फिर जोड़ना होगा, 0 प्लस P प्लस P, तो 2P हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 2P। और अनंत समय पर सवाल दाब कितना दिया है, P2, ये हम लोग मान चुके हैं, ये देगा सवाल आपको, तो यहाँ P2 के बराबर करना होगा। अब सोचिए P2 का मान पता है, तो यहाँ से P का मान पता हो जाएगा, तो आप यहाँ से P का मान पता कर सकते हैं। आप P का मान पता हो गया तो P का मान ऊपर वाले समीकरण में रख दीजिए। P1 का मान दिया हुआ है, तो X का मान पता हो जाएगा। आप P और X दोनों का मान अगर निकल गया तो फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग K का मान निकाल सकते हैं। P का जो मान आएगा यहाँ रखिए, X का जो मान आएगा यहाँ रखिए, गुना भाग कर दीजिए, लॉग वगैरह सब देखना आप जान रहे हैं, तो जो आएगा K का मान हो जाएगा। तो देखिए, अगर सवाल आपको T समय पर और अनंत समय पर अभिक्रिया का कुल दाब देगा, तो प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया का आदरणीयतांक ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, तीसरा केस देखिए, इसी में हम परिवर्तन करेंगे, आपको फिर से लिखना होगा। देखिए तो फिर समय लिए हैं और दाब लिए, अलग अलग समय पर अलग अलग दाब लिया गया है। मान लिए T समय पर अभिक्रिया का कुल दाब P1 और अनंत समय पर अभिक्रिया का कुल दाब P2। अब एक प्रथम कोटि का गैसीय अभिक्रिया लीजिए। मान लीजिए प्रथम कोटि का गैसीय अभिक्रिया इस बार इस तरीके का है। ये C जो है, मान लीजिए गैस नहीं है, ठोस अवस्था में, तो ये भी प्रथम कोटि का गैसीय अभिक्रिया ही है। एक भी अवयव गैस अवस्था में होगा, गैसीय अभिक्रिया ही होगा। प्रथम कोटि का गैसीय अभिक्रिया अगर इस प्रकार का होगा, तब देखिए आदरणीयतांक कैसे निकाला जाता है। तो पहले आपको अभिक्रिया करवाना होगा T बराबर 0 समय पर, फिर वही कंसेप्ट, 0 समय पर इसका दाब मान लीजिए P, नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा। 0 समय पर उत्पाद का दाब तो 0 होगा, 0 कर दी। अब देखिए T समय तक अभिक्रिया को करवाइए, तो अभिकारक का दाब X से घट जाएगा, तो T समय पर अभिकारक का दाब होगा P माइनस एक्स। लेकिन इसका दाब X से घटा है, तो B का दाब 2X से बढ़ेगा, गुणांक के अनुसार बढ़ता है। B से पहले 2 है तो 2X से बढ़ेगा, 3 रहता तो 3X से बढ़ता। तो पहले B का दाब 0 था और 2X से बढ़ा है, तो 2X हो जाएगा।
सी का दाब, सी देखिए ठोस है, ठोस पदार्थ के दाब का चर्चा हम लोग नहीं करते, तो सी के कारण दाब पर चर्चा हम लोग नहीं करें। देखिए इसे लिख दिए, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ठोस अवस्था में अवयव है तो सी ठोस अवस्था में था, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, उस पर हम लोग विचार नहीं करें। अब अनंत समय तक अभिक्रिया को होने दीजिए, तो अनंत समय पर इसका दाब 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत समय पर तो अभिकारक नाम का कोई चीज़ बचेगा नहीं, पूरा का पूरा उत्पाद में बदल जाएगा, तो अभिकारक के कारण दाब 0 होगा। तो ए का दाब देखिए पहले पी था, अनंत समय पर 0 हो गया, मतलब पी से घटा। इसका दाब अगर पी से घटा है तो उत्पाद का दाब उसके गुणांक के अनुसार बढ़ेगा, तो बी का दाब क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। पहले 0 था, पी से घटा है तो ये 2p से बढ़ा होगा। ये तो ठोस है, इससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ आपको समझना है गुणांक के अनुसार दाब को घटाया बढ़ाया जाता है। हो गया अभिक्रिया, हम लोग अनंत समय तक करवा ली। अब तो फार्मूला वही लगाना होगा, के बराबर 2.303/t log p0/pt। तो 0 समय पर अभिकारक का दाब फिर वही p, t समय पर अभिकारक का दाब p-x, यही फार्मूला हो जाएगा। तीनों केस में फार्मूला तो वही आ रहा है। अब सवाल उठता है p और x का मान फिर पता करना है, तो फिर उसी तरीके से सोचना है। t समय पर हम लोगों के अनुसार कुल दाब कितना, सभी अवयव के कारण दाब जोड़ना होगा, p-x + 2x। ऐसे तो कोई मतलब ये नहीं, तो p-x + 2x कितना हो जाएगा, p + x हो जाएगा, +2x -x, एक ठो घट जाएगा तो x बचेगा। लेकिन t समय पर अभिक्रिया का कुल दाब दिया है P1, तो P1 के बराबर होगा। अब अनंत समय पर सोचिए, अनंत समय पर कुल दाब कितना हम लोगों के अनुसार 2p, 0 में 2p जोड़िएगा 2p ही होगा। लेकिन अनंत समय पर कुल दाब सवाल दिया है आपको P2, तो P2 के बराबर करना होगा। P2 का मान सवाल देगा तो यहाँ से P निकल जाएगा, आप P का मान इसमें रख दीजिएगा, P1 का मान सवाल देगा तो X का मान पता हो जाएगा। ये दोनों अगर पता हो गया तो इस दोनों का मान इसमें रख के समय का मान सवाल आपको देगा, K का मान पता हो जाएगा। तो देखिए प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया के दर नियतांक को 3 केस में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अभी तो सिर्फ थ्योरी आपको बताए हैं, आप जानते हैं बिना क्वेश्चन का थ्योरी अधूरा माना जाता है। इस थ्योरी को अगर खूब अच्छा से समझना है, 100% समझना है, तो इस पर क्वेश्चन बनाना होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन दिखाते हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। निम्नलिखित अभिक्रिया में नीचे एक अभिक्रिया सवाल आपको दिया है, ये गैस अवस्था में है, तो ब्रैकेट में लिखे जी। उत्पाद बनता है C2H4, ये भी गैस है, प्लस H2, ये भी गैस है, और प्लस CO2, ये भी गैस है। ये अभिक्रिया सवाल आपको दिया है, ये प्रथम कोटि का कोई गैसीय अभिक्रिया है।
आरंभिक दाब 0.42 ATM। आरंभिक दाब 0.42 ATM, जबकि 6.5 मिनट के बाद कुल दाब 0.54 ATM पाया गया। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि के बलगतिकी का अनुसरण करता हो तो अभिक्रिया का दर नियतांक क्या होगा? अभिक्रिया का दर नियतांक ज्ञात करें। देखिए समझिए, अब सवाल के लंबाई चौड़ाई से नहीं घबराना है, ठीक से केवल क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा, तुरंत आपको ये आइडिया आएगा कि इसको क्या करने से आंसर आएगा। लिखे हैं निम्नलिखित अभिक्रिया में, नीचे एक अभिक्रिया दिया है। आरंभिक दाब 0.4 ATM, जबकि 6.5 मिनट के बाद कुल दाब 0.54 ATM पाया गया। मतलब इस अभिक्रिया का आरंभिक दाब सवाल आपको दे दिया है 0.42 ATM। आरंभिक दाब का मतलब आप जान रहे हैं, अभिकारक का दाब। शुरू में आरंभ में तो उत्पाद बनेगा नहीं, 0 समय पर उत्पाद बनता है नहीं, तो आरंभिक दाब देने का मतलब 0 समय पर अभिकारक का दाब आपको दिया, क्योंकि आरंभ में तो उत्पाद बना होगा नहीं, तो अभिकारक का आरंभिक दाब दे दिया। लेकिन 6.5 मिनट के बाद अभिक्रिया का कुल दाब दिया 0.54 ATM। 6.5 मिनट तक ये अभिक्रिया हुआ है, तो सबका दाब जोड़ने से बोला है 0.54 ATM हो जा रहा है। फिर देखिए शर्त लिखा है, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि के बलगतिकी का अनुसरण करता हो, मतलब अभिक्रिया प्रथम कोटि का हो, अभी तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बोला है अभिक्रिया का दर नियतांक ज्ञात करो। हमको दर नियतांक निकालना, तो सोचिए सवाल क्या क्या दिया है। अभिकारक का आरंभिक दाब दिया, या कह सकते हैं आरंभिक दाब दिया अभिक्रिया का। अभिक्रिया के आरंभिक दाब का मतलब ही होता है अभिकारक का आरंभिक दाब, क्योंकि उत्पाद तो उस समय बना होगा नहीं। तो अभिक्रिया का आरंभिक दाब दिया है, टी समय पर अभिक्रिया का कुल दाब दिया है। तो सोचिए कौन वाला केस पर ये क्वेश्चन है? पहला केस पर क्वेश्चन, 0 समय पर कुल दाब माने थे P, और टी समय पर माने थे कुल दाब P1, वही तो दिया है। 0 समय पर दाब दिया और 6.5 मिनट के बाद अभिक्रिया का कुल दाब दिया है। पहला केस पर यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप पहले अभिक्रिया को करवाइए, जो अभिक्रिया दिया है उसको करवाइए। तो लिखेंगे हम लोग CH3 COO CH3 गैस है, C2H4 प्लस H2 प्लस CO2। जो अभिक्रिया दिया था उस अभिक्रिया को हम लोग T समय तक करवाएं, 6.5 मिनट तक करवाएं।
तो t बराबर 0 समय पर इसका दाब दिया है, आरंभिक दाब 0.42। बार बार आपको बोल रहा है आरंभिक दाब अभिक्रिया का दिया, इसका क्या मतलब, अभिकारक का आरंभिक दाब दिया है, क्योंकि उस समय उत्पाद नहीं बना होगा। t बराबर 0 समय पर मतलब आरंभ में उत्पाद तो बनता है नहीं। इस सब का दाब 0 0 0, जो भी उत्पाद है सबके कारण दाब 0। अब 6.5 मिनट तक अभिक्रिया को करवाई, तो देखिए लिखिए 6.5 मिनट, MIN ऐसे लिखें, मिनट पढ़िए। 6.5 मिनट के बाद इसका दाब कितना हो जाएगा, तो कुछ देर तक अभिक्रिया हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो दाब इसका घटा ही होगा, और उत्पाद का दाब कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। मान लीजिए इसका दाब x से घटा, उत्पाद का दाब x से बढ़ा, तो 0.42 ATM था, x से घट गया, तो 6.5 मिनट पर इसका दाब होगा 0.42 - x। इसका दाब हो जाएगा x, इसका दाब हो जाएगा x, और इसका भी दाब हो जाएगा x, क्योंकि सबका गुणांक 1 है। सवाल जो कहा था उतना काम हम लोग कर लिए। 6.5 मिनट तक अभिक्रिया करवाया था, हम लोग करवा लिए। अब फार्मूला हम लोगों को लगाना होगा। फार्मूला यही लगेगा, k बराबर 2.303 बटा t log p बटा p - x। तीनों केस में तो फार्मूला यही आया। p क्या है, अभिकारक का आरंभिक दाब। अभिकारक का आरंभिक दाब तो पता है 0.42, वहीं रखना होगा। 0.42, यहाँ भी 0.42। अब x का मान आपको निकालना होगा। t का मान तो दिया है 6.5 मिनट, k का मान पता हो जाएगा। x का मान हम लोगों को निकालना है। x का मान निकालिए, इसको नोट कर लीजिए, ऊपर में दिखाते हैं। x के मान निकालने के लिए देखिए सवाल आपको क्या दिया था, 6.5 मिनट पर अभिक्रिया का कुल दाब दिया था। तो हम लोगों के अनुसार 6.5 मिनट पर अभिक्रिया का कुल दाब कितना है, तो 0.42 - x प्लस x प्लस x प्लस x। तो एक ठो -x एक ठो प्लस x को ख़त्म कर देगा, और वो x प्लस x 2x हो जाएगा। तो 0.42 प्लस 2x। या आपको समझने में दिक्कत है तो पूरा जोड़ सकते हैं, 0.42 - x प्लस x प्लस x प्लस x। ये जितना दाब था सबको जोड़ दिए 6.5 मिनट पर। लेकिन सवाल आपको दिया है 6.5 मिनट पर दाब हो जाता है 0.54। 0.54 के बराबर करना होगा। ये तो प्लस x माइनस x ख़त्म हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। 0.42 प्लस 2x बराबर 0.54। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 0.54 और माइनस 0.42। अब हटा लीजिए, x बराबर निकालिए, 2 भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.12 और बटा में 2 भाग दीजिएगा तो 0.06। x का मान पता कर लिए। अब उस फार्मूला में सब का मान रख दीजिए। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303। t का मान 6.5 मिनट। ध्यान रहे t आप मिनट में ले रहे, तो k का मात्रक मिनट इन्वर्स होगा। अगर t सेकेंड में लेते तो k का मात्रक सेकेंड इन्वर्स होता। k का जो भी मान आता उसके बाद मात्रक सेकेंड इन्वर्स लिखते, लेकिन मिनट में समय ले रहे हैं तो k का मात्रक मिनट इन्वर्स होगा, याद रहे। लॉग आरंभिक दाब 0.42, p के जगह पर फिर वही 0.42।
माइनस एक्स, एक्स का मान निकाले हैं 0.06, यही हो जाएगा। और गुना भाग तो आपको करना होगा, गुना भाग आपको करने आता है। लॉग देखना हम आपको सिखाए। 0.42 में से 0.06 घटा लीजिएगा, घटाने के बाद जो आएगा उससे 0.42 में भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो आएगा उसका लॉग टेबल में देख लेना। टेबल में जो देखने से मान आएगा उसको इतना से गुना कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से के का मान आप यहाँ से अपने से निकाल सकते हैं। वैसे हम आंसर आपको लिख देते हैं। आंसर लगभग आएगा 0.023 मिनट इनवर्स, 0.023 मिनट इनवर्स, इसी के लगभग आपका आंसर आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। गुना भाग आपको अपने से करना है। क्लास खुलेगा तो हम कॉपी चेक करेंगे गुना भाग है कि नहीं है। एक एक स्टूडेंट का कॉपी चेक होगा, नोट कीजिए। कुछ काम तो आपसे करवाना ही होगा हम लोगों को। तो एक क्वेश्चन हम बना दिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिए, सीख जाइएगा। दुनिया में कोई भी चीज़ भारी नहीं होता। मेहनती को कठिन से कठिन काम बहुत आसान लगता है, और वही जो कामचोर लोग होता है उसको छोटा छोटा काम बहुत भारी लगता है। आप लोगों को अभी जितना समय मिल रहा है उसके अनुसार ये सब काम आपको करना होगा, करना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसको अपने से आपको बनाना है, हूबहू उसी टाइप से सोचना। N2O5 का अपघटन और नीचे इसके अपघटन का अभिक्रिया दिया है। N2O5 ये गैस है, उत्पाद बनता है 2NO2, ये भी गैस है। अब प्लस हाफ O2, ये भी गैस है। N2O5 के अपघटन का अभिक्रिया सवाल आपको दिया है। एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। N2O5 का अपघटन एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। अभिक्रिया आरंभ होने के 30 मिनट के बाद कुल दाब 284.5 mm ऑफ Hg। याद कीजिए mm ऑफ Hg दाब का मात्रक होता है, जबकि पूर्ण अपघटन के पश्चात कुल दाब 584.5 mm ऑफ Hg वो हो जाता है। अभिक्रिया का दर्नियतांक क्या होगा? दर्नियतांक क्या होगा? ये आपको अपने से बनाना है। हम बहुत से बहुत थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन समझा सकते हैं।
देखिए लिखा है क्वेश्चन N2O5 का अपघटन, नीचे अपघटन करवा के दिखाया है अभिक्रिया के रूप में। N2O5 का अपघटन एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, वो तो होना ही है, वही हम लोग पढ़िए रहे हैं। अभिक्रिया आरंभ होने के 30 मिनट के बाद कुल दाब 284.5 mmHg, जबकि पूर्ण अपघटन के पश्चात, मतलब जब इसका अपघटन पूरा हो जाता है, मतलब ये अभिकारक बर्तन में ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा उत्पाद में बदल जाता है, तो ऐसा होने में तो अनंत समय लगता है। अनंत समय तक अभिक्रिया होगा तब वो पूर्ण होता है। तो पूर्ण अपघटन के पश्चात कुल दाब अभिक्रिया का दिया है 584.5 mmHg। आपसे अभिक्रिया का दर नियतांक पूछा है, तो सोचिए क्या क्या दिया। टी समय पर अभिक्रिया का कुल दाब दिया, 30 मिनट पर दिया, मतलब टी समय पर दिया। एक बार पूर्ण अपघटन के पश्चात मतलब अनंत समय पर कुल दाब दिया है। तो सोचिए कौन सा केस, हम लोग थ्योरी पढ़े, कौन सा केस, दूसरा कि तीसरा? तो दूसरा केस हो जाएगा। टी समय पर कुल दाब दिया है, अनंत समय पर कुल दाब दिया है, अभिक्रिया इस टाइप का है, इसका क्या मतलब? ये दूसरा तीसरा कोई भी केस हम लोग मान सकते हैं इसको। गुणांक के अनुसार यहाँ 2 है, तो उसे नहीं घबराना है, फॉर्मूला तो वही रहता है सभी केस में। तो पहले आपको अभिक्रिया करवाना पड़ेगा। N2O5 अपघटन से यहाँ पर उत्पाद बना है 2NO2 प्लस हाफ O2। अभिक्रिया करवाइए अनंत समय तक, तो T बराबर 0 समय तक। यह सॉल्यूशन है यहाँ से। N2O5 का दाब सवाल नहीं दिया है, अभिक्रिया का आरंभिक दाब नहीं दिया है, तो मानना पड़ेगा P। इसका दाब मान लेते हैं P। अभी तो इसका दाब 0, इसका दाब 0। 30 मिनट T का मान दिया है, T बराबर 30 मिनट पर, 30 मिनट तक अभिक्रिया करवाइए, जिसका जो दाब होगा वो लिखिए। इसका दाब x से घट गया होगा, इसका दाब 2x से बढ़ गया होगा, इसका दाब 1/2x से बढ़ गया होगा। तो 30 मिनट पर इसका दाब कितना, P माइनस x, इसका दाब 2x, इसका दाब 1/2x। लेकिन इस बार अभिक्रिया को अनंत समय तक ले जाना। पूर्ण अपघटन लिख दिया, मतलब अनंत समय तक अभिक्रिया हो रहा है, तो लिखेंगे हम लोग T बराबर इन्फिनिटी। तो अनंत समय तक अभिक्रिया होगा, अभिकारक नहीं बचेगा, मतलब इसका दाब क्या हो जाएगा, 0। इसका दाब कितना से घट गया, P से घट गया। पहले P था, P से घटा तब ना 0 हुआ। इसका दाब अगर P से घटा है तो इसका दाब 2P से बढ़ा होगा, गुणांक के अनुसार बढ़ता है। इसका दाब 1/2P से बढ़ा होगा। ठीक, अभिक्रिया अनंत समय तक हम लोग करवा लिए। अब हम लोगों को तो दर नियतांक निकालना, तो उस पर हम लोग दिमाग लगाएंगे। दर नियतांक का फॉर्मूला आपको पता है, आप इसको नोट कीजिए, ऊपर दिखाते हैं। फॉर्मूला तो यही लगेगा, K बराबर 2.303/T लॉग P बटा P माइनस x। प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया का दर नियतांक तो यही फॉर्मूला बताएगा। तो इसमें P और x का मान हमको चाहिए, P और x का मान निकाल लीजिए। सवाल देखिए क्या क्या दिया। T समय पर अभिक्रिया का कुल दाब दिया, तो T बराबर 30 मिनट पर कुल दाब हम लोगों के अनुसार कितना, सबको जोड़ना पड़ेगा। P माइनस x प्लस 2x प्लस 1/2x, जोड़ लीजिए। P माइनस x प्लस 2x प्लस 1/2x। 30 मिनट पर अभिक्रिया का कुल दाब सवाल आपको दिया था 284.5, यही रख दीजिए जो देगा। माइनस x यहाँ प्लस 2x,
तो p प्लस एक्स हो जाएगा। तो x में 1/2x जोड़िएगा तो 3/2x हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा p प्लस 3/2x, या 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हैं। p प्लस 1.5x बराबर 284.5। अब इसमें दो ठो अननोन है, एक ठो p और दूसरा x। एक और समीकरण बनाना होगा। अनंत समय पर अभिक्रिया का कुल दाब सवाल दिया है। तो अनंत समय पर हम लोगों के अनुसार अभिक्रिया का कुल दाब कितना होगा, जोड़ लीजिए। 0 + 2p + 1/2p। जोड़ लेते हैं हम लोग 0 + 2p + 1/2p। लेकिन सवाल कितना दिया, 584.5। तो इतना के बराबर कर देंगे। 2p आ 1/2p। 1/2p का क्या मतलब 0.5p। तो 2p में 0.5p जोड़िएगा तो 2.5p हो जाएगा। ये बराबर 584.5 हो जाएगा। यहाँ से p का मान आप निकाल लीजिएगा, 2.5 भाग में चला जाएगा। आप p निकल गया तो ऊपर वाले समीकरण में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। x का मान निकाल लेंगे हम लोग ऊपर वाले समीकरण में p का मान रख के। p और x दोनों निकला तो सवाल बन गया। अब तो केवल फार्मूला में रख देना। वही फार्मूला उपयोग करते, k बराबर 2.303। t का मान 30 मिनट, तो 30 रखिए। ध्यान रहे फिर मिनट में समय रख रहे हैं, k का मात्रक मिनट इन्वर्स आएगा। लॉग p का जो मान आया है ऊपर में रख दीजिए, वही p का मान नीचे में रखेंगे। फिर p है माइनस x का मान जो आएगा वो रख दीजिए। फिर इसमें से इसको घटा के जो आएगा उससे ऊपर वाले में भाग दीजिए। भाग देने के बाद जो आएगा उसका लॉग देख लीजिए टेबल से, फिर उसको इससे गुना कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो आप ये सब काम अपने से कीजिएगा। आंसर हम लिखा देते हैं 0.005 आएगा, या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मिनट इन्वर्स। यहाँ भी मिनट इन्वर्स, दोनों एक ही चीज़ है। 0.005 यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या उसी को आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपको आधा से ज़्यादा हम बना दिए। गुना भाग केवल आपको करना है, इसको नोट कर लीजिए। तब तो बहुत आसान लग रहा होगा। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पूरा डिटेल से पहले बताया गया। वही सब चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, और वही बेसिक कमज़ोर होने के कारण ये सब क्वेश्चन अच्छा स्टूडेंट नहीं बना पाता। एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु एक 140 मिनट है। एक 140 मिनट 1120 मिनट के बाद अभिकारक का कितना भाग शेष रह जाएगा।
ये भी आप बना सकते हैं। अभिकारक का कितना भाग शेष रह जाएगा। एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु सवाल दे दिया 140 मिनट। कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका अर्धायु दिया। 1120 मिनट के बाद पूछा है अभिकारक का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखिए सवाल में अगर भाग लिखा हुआ हो, इसका मतलब अभिकारक का आरंभिक सांद्रता 1 लेना होगा। सवाल में अगर प्रतिशत लिखा हो, इसका मतलब अभिकारक का सांद्रता 100 लेना होगा। प्रतिशत का मतलब 100। भाग लिखा हो, इसका मतलब 1 में निकालना। पिछले क्लास में बताए थे, एक ठो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क कि अभिक्रिया को 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। याद कीजिए, बताए थे कि अभिक्रिया को 75% पूरा होने में अगर 32 मिनट लगता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या होगा। आंसर लिखाए थे 16 मिनट, तो उसमें प्रतिशत में बात किया था। 75% पूर्ण होने में 32 मिनट लगता है। अभिकारक का आरंभिक सांद्रता 100 लेते, अर्ध आयु मान लेते x। नहीं समझे, अभिकारक का आरंभिक सांद्रता 100 लेते। पिछला क्लास में जो क्वेश्चन होमवर्क था, अर्धायु नहीं दिया है, यही x पता करना है, तो अर्धायु मान लेते उसका x है, तो x समय के बाद 100 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नहीं है, अर्धायु काल में तो आधा अभिकारक ही बचता है, आधा उत्पाद में बदल जाता है। फिर अगला अर्धायु में x में कितना बचता, 25 हो गया। देखिए 25 बचा हुआ है, इसका क्या मतलब 75 खर्च हो गया। 100 में 75 खर्च हो गया, इसका मतलब हुआ 75% अभिक्रिया पूर्ण हुआ है। तब 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में हम लोगों के अनुसार समय कितना लगा है, तो ये अर्धायु जो आप माने हैं x, इसको जोड़ना पड़ेगा। x + x 75% पूर्ण होने में अभी समय लगा है x + x, लेकिन सवाल आपको दिया था 32 मिनट लग रहा है, तो 32 के बराबर करना होगा। तो यहाँ से ये 2x बराबर 32, तो x बराबर निकल जाता 16 मिनट। यही x निकालना था। पूछ रहा था अभिक्रिया का अर्धायु क्या होगा, तो अर्धायु यही 16 मिनट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बना दिए पिछले क्लास वाला, उसका आंसर यही होता है, ऐसे ही बनाते। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हमको अभी इस क्वेश्चन को बनाना है। इसमें भाग लिखा है, इसका मतलब अभिकारक का आरंभिक सांद्रता 1 लेना होगा। 1 लीजिए। अर्धायु इस बार दे दिया है 140 मिनट, तो अर्धायु के बाद तो अभिकारक आधा उत्पाद में बदल जाएगा, आधा बचेगा, तो 1/2 बचेगा। आपसे पूछा है 1120 मिनट के बाद अभिकारक का कितना भाग शेष बच जाएगा। तो देखिए 1120 में आप अर्धायु जो दिया उससे भाग दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 14 को 7 से गुना कीजिएगा तो 112 होगा। 8 से गुना करना होगा, 14 × 8 112, तो ये 8 आया। इसका मतलब हुआ 8 बार अर्धायु करवाना पड़ेगा। अभिकारक का आरंभिक सांद्रता 1 लेके 8 बार अर्धायु करवाना होगा, और लास्ट में जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो फिर अगला 140 मिनट में ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। आधा खर्च हो जाएगा, आधा बचा हुआ रहेगा। 1/2 का आधा तो यही 1/4 होता है। अगला 140 मिनट में 1/4 में से फिर आधा खर्च हो जाएगा, तो 1/8 बचेगा। अगला फिर 140 मिनट में 1/16 हो जाएगा। फिर अगला 140 मिनट के बाद अभिकारक बचेगा 1/32। फिर अगला 140 मिनट के बाद अभिकारक बचेगा 1/64। फिर अगला 140 मिनट के बाद अभिकारक बचेगा 1/128। फिर अगला 140 मिनट के बाद अभिकारक बचेगा 1/256।
देखिए तो कितना बार लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिखे। 8 बार 140 को जोड़िएगा तो आएगा वही 1120। तो 1120 मिनट के बाद अभी कारक का कितना भाग शेष बचा हुआ, 1/256 भाग। तो यही आंसर हो जाता है। 1120 मिनट के बाद अभी कारक का 1/256 भाग शेष बचेगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे देते हैं, उसको अपने से बनाइएगा, इसको नोट कर सकते हैं। दो रेडियो सक्रिय पदार्थ ए और बी का अर्ध आयु क्रमशः 5 मिनट और 15 मिनट है। दोनों अभिकारक के आरंभिक सांद्रता में संबंध इस प्रकार है। ए का सांद्रता बराबर 4 गुना बी का सांद्रता, यही संबंध है। अभिकारक दोनों अभिकारक के सांद्रता को बराबर होने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है दो रेडियो सक्रिय पदार्थ, इससे नहीं घबराना। रेडियो सक्रिय पदार्थ उस पदार्थ को कहा जाता है जिससे अल्फा बीटा कण सब उत्सर्जित होते रहता है। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का नाम लिया है ए और दूसरे रेडियो सक्रिय पदार्थ का नाम सवाल में लिया है बी। दोनों का अर्ध आयु दिया है, एक का अर्ध आयु 5 मिनट, बी का अर्ध आयु 15 मिनट। दोनों अभिकारक के दोनों पदार्थ कर दीजिए, दोनों पदार्थ के आरंभिक सांद्रता में संबंध दिया है। ए का सांद्रता बराबर है 4 गुना बी का सांद्रता, मतलब बी के ए का सांद्रता बी के सांद्रता का 4 गुना है। दोनों पदार्थ के सांद्रता को बराबर होने में बोला है कितना समय लगेगा, कितना समय के बाद दोनों का सांद्रता बराबर हो जाए। अभी तो दोनों का सांद्रता बराबर है नहीं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तो देखिए कैसे बनाएंगे। ए का सांद्रता आप मान लीजिए x है, तो बी का सांद्रता कितना मानना होगा, या अच्छा रहेगा बी का सांद्रता x अगर मान लें तो ए का सांद्रता 4x हो जाएगा। तो वही कीजिए, ए का सांद्रता 4x और बी का सांद्रता x। समझिए, बी का सांद्रता मान लिए x है तो ए का सांद्रता 4x हो जाएगा।
ए का सांद्रता बी के सांद्रता का 4 गुना लेना होगा। अब ए का अर्ध आयु 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद ये 4x कितना हो जाएगा 2x। आधा खर्च हो जाएगा, आधा बचेगा। अर्ध आयु के बाद तो आधा बचता है। तो देखिए बराबर हुआ नहीं हुआ, तो पहले तो बराबर कीजिए, फिर अगला 5 मिनट में ये 2x फिर आधा हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर हुआ। तो कितना समय के बाद बराबर हुआ 10 मिनट के बाद। लेकिन इसको तो अभी एक बार भी अर्ध आयु हम लोग नहीं करवाए, तो इसको भी करवाना होगा कम से कम एक बार, दोनों का अर्ध आयु होना चाहिए। तो इसका अर्ध आयु सवाल दिया है 15 मिनट, तो 15 मिनट के बाद ये x/2 हो जाएगा, इसको भी x/2 तक लाइए। तो अगला 5 मिनट में एक का अर्ध आयु 5 मिनट, x/2 हो जाएगा। हाँ हो गया, दोनों का सांद्रता बराबर आ चुका है। ए का सांद्रता x/2, बी का सांद्रता भी x/2, लेकिन ध्यान रहे दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। तो कितना समय के बाद ऐसा हुआ है, तो 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट। इसको भी देखने से लग रहा है 15 मिनट के बाद ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब 15 मिनट के बाद दोनों पदार्थ का सांद्रता बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 15 मिनट, यही 15 मिनट आंसर होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसी टाइप का क्वेश्चन इसी में बदल रहे हैं, आपको अपने से बनाना होगा। ठीक, इसी में हम बदल दे रहे हैं। देखिए दो रेडियो सक्रिय पदार्थ ए और बी का अर्धायु क्रमशः ऐसा कर देते हैं 10 मिनट और 20 मिनट। दोनों पदार्थ के आरंभिक सांद्रता में संबंध ऐसा कर देते हैं, ए का सांद्रता बराबर 8 गुना बी का सांद्रता। दोनों पदार्थ के सांद्रता को बराबर होने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है, हूबहू उसी का नकल कर देना, नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया को %90 पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है। दस मिनट लगता है। इस अभिक्रिया को %99 पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और मेरा विचार है कि इसको आप अपने से पहले कोशिश कीजिए, तब हम बताएंगे तो आप आसानी से समझ पाइएगा। वैसे आंसर हम नोट कर देते हैं। इसका आंसर आएगा 20 मिनट। 99% पूर्ण होने में 20 मिनट का समय लगेगा। तो आप इसको पहले अपने से बनाइएगा। ध्यान रहे प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोल दिया, एक ही नियम बहुत लोग लगाता है, आप भी लगा के देखिएगा कितना आता है। तो इतना रहने दीजिए, और भी क्वेश्चन है, थ्योरी है, अगले क्लास में फिर हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।